Good morning student. This is the lecture 3 of chapter 5 surface chemistry. Today we are going to study about catalyst and process of catalysis. So this topic is very easy. आपकी जो बुक में लिखा है आप उतना पढ़ेंगे, खुद से भी पढ़ेंगे तो you will get easily understood. Okay, very easy topic catalysis. बहुत कोई टफ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है. इससे पहले सर केमिकल काइनेटिक्स में भी वी हैव स्टडीड अबाउट दी कैटालिसिस. क्या करते थे कैटालिसिस? दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. और क्या हमने पढ़ा था कि दे लोअर्स दी एक्टिवेशन एनर्जी. ओके, वी हैव स्टडीड दिस काइंड ऑफ ग्राफ कि यहाँ पर एनर्जी है रिएक्टेंट की और दिस इज दी रिएक्शन का प्रोग्रेस. ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी कैटालिसिस नहीं है तो सपोज़ ये पाथ है विदाउट कैटालिसिस का, विदाउट कैटालिस्ट. ठीक है, पर जब हम कोई कैटालिस्ट यूज़ करते हैं तो अभी क्या है, दिस इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक है एक्टिवेशन एनर्जी है. पर जब हम कोई कैटालिस्ट यूज़ करते हैं सो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो अब देखो अब कितनी एक्टिवेशन एनर्जी हो गई ये. So this is with catalyst. So this first graph shows the activation energy without catalyst. और जब हम catalyst का यूज़ करते हैं तो activation energy कम हो जाती है. एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, क्योंकि एनर्जी कम हो गई है. अब जो रिएक्टेंट है उनको कम एनर्जी चाहिए और थोड़ी सी एनर्जी में ही वो आपस में क्या कर लेंगे, रिएक्ट कर लेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे. सो हमने यहाँ तक पढ़ा था. और भी हमने पढ़ा था कि कैटालिस्ट जो है इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करते हैं, और पढ़ा था कि कैटालिस्ट जो है एंथैल्पी, एंट्रोपी या गिब्स एनर्जी में भी कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं. इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था और उतना ही इम्पॉर्टेंट है कैटालिस्ट के लिए. इसमें हम थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस पढ़ेंगे और कुछ मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलो देखते हैं व्हाट इज़ कैटालिस्ट एंड द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस. सो व्हाट इज़ कैटालिस्ट? सब्सटेंसेज विच ऑल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, ये क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करते हैं. ऑल्टर मतलब चेंज करना. ठीक है, सो सब्सटेंसेज विच ऑल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देमसेल्व्स रिमेन केमिकली एंड क्वांटिटिवली अनचेंज्ड आफ्टर द रिएक्शन. ये केमिकल रिएक्शन को कि रेट को ऑल्टर करते हैं, है ना. कुछ जो है कुछ ऐसे भी कैटलिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देते हैं और कुछ ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं. ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन. यहाँ पर क्या लिखा है, विच ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन. ऑल्टर कर रहे हैं, कम कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को या बढ़ा दे रहे हैं. कुछ ऐसे भी कैटलिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देते हैं. ठीक है, उनको नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं. और कुछ कैटलिस्ट जो हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, उसको हम पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं. ओके, सो एक बार फिर से डेफिनेशन देखते हैं. सब्सटेंस विच ऑल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देमसेल्फ रिमेन केमिकली एंड क्वांटिटिवली अनचेंज्ड. उनका केमिकली वो अनचेंज रहते हैं और क्वांटिटिवली भी अनचेंज रहता है. इसका क्या मतलब है कि सपोज़ आपने लिया प्लेटिनम लिया एज अ कैटलिस्ट. ठीक है, सो सपोज़ आपने 2 ग्राम प्लेटिनम लिया है तो आपको एंड ऑफ द रिएक्शन जो है आपको 2 ग्राम ही प्लेटिनम मिलेगा. तो उनकी क्वांटिटी क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी और वो केमिकली भी उनमें कोई रिएक्शन नहीं होगा. आपने प्लेटिनम मेटल लिया था, लास्ट में भी प्लेटिनम मेटल ही मिलेगा, उसका कोई ऑक्साइड, उसका कोई हाइड्राइड नहीं मिलेगा. ठीक है, क्या मिलेगा हमको, सिंपल प्लेटिनम ही मिलेगा. आर नोन एज कैटलिस्ट एंड द फिनोमिना इज नोन एज कैटालिसिस. और इस पूरे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, कैटालिसिस बोलते हैं. ठीक है, तो इस डेफिनेशन से क्या समझ में आया कि जो कैटलिस्ट हैं दे ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, दे मे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, दे मे डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. तो रेट ऑफ रिएक्शन को वो ऑल्टर कर देते हैं बट दे देमसेल्व्स रिमेन केमिकली एंड क्वांटिटिवली अनचेंज्ड. उनकी क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके केमिकल कंपोजिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. उसको हम बोलते हैं कैटालिस्ट और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं कैटालिसिस. ठीक है, सो एग्जाम्पल से देखते हैं. पोटेशियम क्लोरेट है मेरे पास 2KClO3.
जो हमको क्या देते हैं, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस देते हैं, ठीक है। इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है KClO3 का, तो हमको क्या मिल रहा है, KCl और O2 मिल रहा है। अगर हम इस रिएक्शन में कोई भी कैटालिसिस नहीं यूज़ करेंगे तो ये रिएक्शन होता है 653 873 केल्विन पे। दिस इज़ फॉर विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है। पर अगर इसी रिएक्शन में हम कोई बहुत स्मॉल अमाउंट में कोई कैटलिस्ट डाल देंगे, कौन सा कैटलिस्ट डालते हैं इसमें, आयरन मैंगनीज ऑक्साइड डालते हैं, अगर वो यूज़ करेंगे तो ये रिएक्शन इससे कहीं कम टेम्परेचर में हो जाएगा। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। पहले ज़्यादा लग रही थी, हमको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा था, अब कम टेम्परेचर में ये रिएक्शन हो जाएगा। सो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं MnO2, तो ये रिएक्शन हो जाता है 473 633 केल्विन पे ही, और क्या मिलता है हमको, KCl और O2। दिस रिएक्शन occurs with catalyst। सो यू कैन सी कि जब हम रिएक्शन को विदाउट कैटलिस्ट कराते हैं तो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट क्या है, और कैटलिस्ट के साथ कराते हैं तो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट क्या है। सो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है व्हेन वी यूज़ दी कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। तो यहाँ से समझ में कि किस तरीके से कैटलिस्ट का यूज़ हमारे केमिकल रिएक्शन को क्या कर देता है, ईजी कर देता है, और उस रिएक्शन को कम समय में और कम एनर्जी में ही हम उसको क्या कर सकते हैं, जैसे एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर देख रहे थे तो कम हो गई थी। विदाउट कैटलिस्ट बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी, जबकि कैटलिस्ट के साथ एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब कोई कैटलिस्ट नहीं था तो हमको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हीट करना पड़ रहा था, है ना, जबकि अब क्या है, कम टेम्परेचर में भी रिएक्शन हो जा रहा है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है, बिकॉज वी आर यूजिंग कैटलिस्ट इन दिस केमिकल रिएक्शंस। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू पीपल। सो इतना समझ में आया कैटलिस्ट क्या होते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। अ कैटलिस्ट में अंडरगो इंटरमीडिएट फिजिकल चेंज एंड इट में इवन form temporary chemical bonds with the reactant, but it is recovered unchanged in original form at the end of the reaction। क्या समझ में आया इससे, कैटलिस्ट जो है उनमें कुछ फिजिकल चेंज हो सकते हैं और हो सकता है कि वो टेम्पररी केमिकल बॉन्ड भी बना ले, बट रिएक्शन जैसे ही ख़त्म होगा वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में फिर आ जाते हैं। जैसे इससे पहले आपको मैंने निकल का एक केमिज ऑप्शन बताया था, हाइड्रोजन और निकल का केमिज ऑप्शन, ठीक है। तो मैंने बताया था कि निकल का सपोज ये सरफेस है, ठीक है, तो इसके नीचे वाले जो निकल हैं उनकी तो वैलेंसी कंप्लीट है, पर इस निकल की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ पर देखो निकल जो है, यहाँ पर निकल में टेम्पररी यहाँ पर चेंजेस आ गए कि निकल अब हाइड्रोजन के साथ केमिकल क्या बना लिया है, बॉन्ड बना लिया है। सो क्या बोल रहे हैं कि हो सकता है कि ये टेम्पररी चेंज आ जाए, जो हमारा कैटलिस्ट है उसमें कुछ टेम्पररी चेंज आ जाएंगे, बट जब रिएक्शन ख़त्म होगा तो हमको फिर से वापस क्या मिल जाएगा, प्योर निकल मिल जाएगा, उसके ओरिजिनल फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कैटलिस्ट। दूसरा फंक्शन है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी बाय प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेट पाथ। जो कैटलिस्ट है अगर हम उसका यूज़ करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो यहाँ से वो क्लियर है, ओके। थर्ड है कैटलिस्ट डू नॉट शिफ्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, दे डू नॉट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम। दे डू नॉट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम क्या मतलब हुआ कि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन को वो फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करते हैं ना, उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन को भी इंक्रीज़ करते हैं। जैसे कि ए है, ए जो है क्या देता है, बी, और वापस से फिर से बी जो है ए दे देता है, तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड जो रिएक्शन है और बैकवर्ड रिएक्शन है उनमें रेट जो है सेम अमाउंट में इंक्रीज़ होगा, ठीक है। बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन सेम अमाउंट में इंक्रीज़ होता है। जैसे सपोज इसका रेट ऑफ रिएक्शन सपोज 2 था और इसका रेट ऑफ रिएक्शन 4 था, ठीक है। अब आपने कैटलिस्ट मिला दिया, तो कैटलिस्ट मिलाने पर सपोज इसके रेट ऑफ रिएक्शन में +2 इंक्रीज़ हुआ, तो इसके रेट ऑफ रिएक्शन में भी क्या होगा, +2 ही इंक्रीज़ होगा। सो कैटलिस्ट के यूज़ करने से जो है इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होता है, बस रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है।
पहले देर से इक्विलिब्रियम मिल रहा था, अब थोड़ा जल्दी इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, ठीक है। पर ये दोनों ही फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन को इक्वल अमाउंट में इफेक्ट करता है, ठीक है। So presence of catalyst do not shift the position of equilibrium. The catalyst catalyzes both forward and backward reaction to the same extent. फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन को सेम एक्सटेंट में क्या करता है, वो ऑल्टर करता है, चेंज करता है। Does have no effect on equilibrium constant, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो समझ में आया क्या बोल रहे हैं, फिर से सुन लो। जो एक कैटलिस्ट है, इट डज नॉट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम, वाई, बिकॉज इट ऑल्टर बोथ द रेट ऑफ रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन को भी उतना ही ऑल्टर करता है जितना बैकवर्ड रिएक्शन को करता है, सेम अमाउंट में करता है। इस वजह से जो है इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होता है, ओके। कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। हो सकता है कि जो कैटलिस्ट किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए काम कर रहे हो वो दूसरी रिएक्शन के लिए काम नहीं करेंगे। जैसे कि H2O2 का आयोडाइड के प्रेजेंस में क्या होता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है H2 और O2 में, ठीक है। पर अगर हम H2 + O2 करें और हम वाटर बनाना चाहें तो हम ये सेम कैटलिस्ट यूज़ नहीं कर सकते। इस केस में हमको प्लेटिनम चाहिए होता है। तो सेम कैटलिस्ट हम सारे रिएक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आयोडाइड जो है, आयन जो है, वो इस रिएक्शन के लिए तो बढ़िया काम कर रहा है, एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है, पर इस रिएक्शन के लिए वो एज अ कैटलिस्ट काम नहीं करेगा। इस रिएक्शन के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, प्लेटिनम। तो एक केमिकल रिएक्शन के लिए अगर कोई कंपाउंड है, कोई सब्सटेंस है, एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है, तो वो दूसरे रिएक्शन के लिए काम करेगा, ये ज़रूरी नहीं है। हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट होता है। इसलिए बोल रहे हैं कि जो कैटलिस्ट है आर हाईली स्पेसिफिक। कैटलिस्ट क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। समझ में आया क्यों स्पेसिफिक हैं, वाई दे आर स्पेसिफिक, समझ में आया। देखो, जो कैटलिस्ट एक रिएक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे रिएक्शन के लिए भी यूज़ हो। हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए उसके हिसाब से अलग अलग हम कैटलिस्ट चूज़ करते हैं। दैट्स वाई द कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। कैटलिस्ट डज नॉट चेंज डेल्टा ई ऑफ द रिएक्शन। डेल्टा ई जो है उसको चेंज नहीं करता है। डेल्टा ई मतलब जो रिएक्टेंट की एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी, उसको चेंज नहीं करता है, वो सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम या ज़्यादा करता है, ठीक है। जो इनिशियली इसकी एनर्जी थी H2O2 की, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। सपोज़ आपने H2O2 25 डिग्री सेंटीग्रेड में लिया था, तो इसकी एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होंगे, उसकी एनर्जी 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगी इनिशियली, ठीक है। तो एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं करता है ये। दूसरा है कैटलिस्ट जो है, इट डज़ नॉट चेंज द थर्मोडायनामिक पैरामीटर। ये थर्मोडायनामिक पैरामीटर को भी चेंज नहीं करता, जैसे कि एंथैल्पी को चेंज नहीं करता, एंट्रोपी को चेंज नहीं करता, गिब्स एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं करता, ठीक है। सो जो कैटलिस्ट है, इट डज़ नॉट अफेक्ट दी थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर, उसको कोई अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, उसमें कोई भी चेंजेस वो नहीं करता है। तो ये थे कुछ फंक्शंस ऑफ कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट क्या करते हैं, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते तो ज़रूर हैं, बट आखिरी में फिर से हमको वो जो कैटलिस्ट है वो फिर से वापस से मिल जाता है, ठीक है। जो है कैटलिस्ट जो है, इट लोअर्स दी एक्टिवेशन एनर्जी बाय प्रोवाइडिंग दी अल्टरनेट पाथ। तीसरा हमने पढ़ा, इट डू नॉट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम। Catalysts are very highly specific in nature, okay. They do not change the energy of the reactant and product, okay. They also do not change they do not affect the thermodynamics parameter like enthalpy, entropy, Gibbs free energy, internal energy, उन सबको वो changes नहीं करता है, ठीक है। तो ये था कैटलिस्ट के बारे में। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म है, कुछ प्रमोटर्स और पॉइजन्स भी होते हैं, ठीक। पॉइज़न के बारे में आपने पढ़ा होगा, पिछले साल 11th में मैंने बताया था कि ये एज अ पॉइज़न की तरफ काम करता है। जैसे जब मैंने एल्कीन पढ़ाया था, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कीन, उसमें आपको बताया था, ठीक है। सो ये क्या होते हैं, प्रमोटर्स और पॉइज़न। क्या है, प्रमोटर्स और पॉइज़न। सो प्रमोटर्स क्या होते हैं, प्रमोटर्स आर सब्सटेंसेस दैट इन्हेंस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। क्या करते हैं प्रमोटर्स, इन्हेंस द
enhance the activity of a catalyst। कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे कि हेबर प्रोसेस लेते हैं। हेबर प्रोसेस इज दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया जो हम करते हैं ना, इट इज़ अ हेबर प्रोसेस। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, Fe एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। इस रिएक्शन में हम क्या यूज़ करते हैं, Fe एज अ कैटलिस्ट। और हम एज अ प्रमोटर इसमें यूज़ करते हैं मॉलिब्डेनम, ठीक है। मॉलिब्डेनम जो है वो प्रमोटर है, वो क्या करता है, Fe की जो एक्टिविटी है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, मतलब वो कैटलिस्ट को एक्टिव कर देता है, ओके। सो प्रमोटर्स क्या करता है, दे एनहांस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। जैसे ये इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है हेबर प्रोसेस, जिसमें जो मॉलिब्डेनम है इट एक्ट एज अ प्रमोटर। यहाँ पर जो मॉलिब्डेनम है वो प्रमोटर है और Fe क्या है, कैटलिस्ट है। सो ये Fe जो कैटलिस्ट है उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है मॉलिब्डेनम। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ प्रमोटर, ठीक है। एक ही एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक में। अब पॉइजन क्या करेगा, पॉइजन उल्टा करेगा, इट विल डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ये उसकी एक्टिविटी को कम कर देगा ताकि रिएक्शन क्या हो जाए, ज़्यादा ना हो। सो इट डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो प्रमोटर और पॉइजन, ओके। सो इज इट क्लियर प्रमोटर पॉइजन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिसिस, ओके। सो ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे पढ़ते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिसिस, कैटालिसिस को हम, कैटालिसिस जो प्रोसेस है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, होमोजेनस कैटालिसिस एंड हेट्रोजेनस कैटालिसिस, ठीक है। होमोजेनस कैटालिसिस में क्या होगा, होमोजेनस कैटालिसिस में क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स हैं, ओके, जो रिएक्टेंट्स हैं और जो कैटालिस्ट है दे आर इन सेम फेज। सेम फेज मतलब इनका फिजिकल स्टेट सेम होता है, ठीक है। सो डेफिनेशन यू कैन राइट फ्रॉम योर बुक ओनली कि व्हेन द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड द कैटालिस्ट आर इन दी सेम फेज, ओके। जब रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट और कैटालिसिस जो हैं सभी के सभी सेम फेज में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं होमोजेनस कैटालिसिस, है ना, कुछ भी नहीं है इसमें। लाइक पहला एग्जाम्पल देखते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इंटू SO3। SO2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है SO3 में। सो हियर यू कैन सी कि सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। यहाँ पर हम जो कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, दैट इज़ ऑल्सो इन गैशियस स्टेट, और हमारा प्रोडक्ट भी क्या है, गैशियस स्टेट में है। सो व्हेन द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट एंड दिस कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज, इट इज़ नोन एज अ होमोजेनस कैटालिसिस, ठीक है। और दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। एग्जाम में आ सकता है, हाँ, एग्जाम्पल लिखो, होमोजेनस कैटालिसिस के एग्जाम्पल लिखो तो आपको याद होने चाहिए एग्जाम्पल, इसलिए एग्जाम्पल पे आपको ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि डेफिनेशन में तो कुछ भी नहीं रखा है, पर एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए कि हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनस कैटालिसिस, राइट एनी वन एग्जाम्पल या राइट एनी टू एग्जाम्पल, या फिर आपको पूछ दिया कि कौन सा जो है इस सब रिएक्शन में विच वन शोज़ दी होमोजेनस कैटालिसिस, तो आपको याद होना चाहिए ये सब चीज़ें, ठीक है। सो यहाँ पर दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ SO2, इट इज़ दी होमोजेनस कैटालिसिस। दूसरा है हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, ठीक है। ये मिथाइल एसीटेट है वो जो लिक्विड फॉर्म में है, या उसके बाद हमको क्या मिला, H2O जो फिर से लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ पर हम जो कैटालिसिस यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी लिक्विड फॉर्म में है, और जो हमको कंपाउंड मिल रहे हैं एसिटिक एसिड और अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, दे आर इन दी एक्वस फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर भी सबका जो फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड ही है। एक्वस मतलब क्या, वो भी सॉल्यूशन है, लिक्विड फॉर्म में है। तो दिस इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनस कैटालिसिस। थर्ड है हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। ये वाला हमने पढ़ा हुआ है, ये रिएक्शन हमने स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पढ़ा था, इन्वर्शन ऑफ केन शुगर, वही एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमने शुगर लिया है C12H22O11 जो एक्वस फॉर्म में है, H2O
उसमें H2O लिया गया है रिएक्टेंट में और क्या मिला है H2SO4 जो है लिक्विड फॉर्म में। दिस इज अ कैटालिसिस। जो कैटलिस्ट है, सॉरी ये कैटलिस्ट है, तो क्या मिलता है हमको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो एक्वस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर भी देखो सबका जो फेज़ है सब लिक्विड स्टेट में ही है। एक्वस मतलब भी लिक्विड स्टेट ही हुआ, एक्वस मतलब लिक्विड स्टेट है। बाकी H2 और H2SO4 तो पहले से ही लिक्विड स्टेट में है। सो इसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट हैं और कैटलिस्ट तीनों के तीनों क्या हैं, सेम फेज़ में है। सेम फेज़ मतलब उन सबका फिजिकल स्टेट सेम है। गैस है तो सारे गैस हैं, लिक्विड है तो सारे लिक्विड ही हैं। ठीक है, तो समझ में होमोजेनस कैटालिसिस। अब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ होमोजेनस कैटालिसिस रिएक्शन। सो होमोजेनस कैटालिसिस में क्या होता है, जो कैटालिस्ट है ना, पहले इट फॉर्म द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। पहले क्या करता है, इट रिएक्ट विथ वन ऑफ द रिएक्टेंट एंड फॉर्म इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। फिर जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है आइदर इट विल डिकम्पोजेस और इट विल रिएक्ट विथ अनदर रिएक्टेंट एंड फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट। क्या बोल रहे हैं, अगर मैं देखूं मैकेनिज्म ऑफ होमोजेनस कैटालिसिस, ठीक है, तो इसमें क्या पहला क्या होता है, फर्स्ट होता है जो कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट कंबाइंस विथ वन ऑफ द रिएक्टेंट। किसी एक रिएक्टेंट के साथ क्या करेगा, वो कंबाइन करेगा एंड फॉर्म इंटरमीडिएट, कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ओके, इट विल फॉर्म द इंटरमीडिएट। अब ये जो इंटरमीडिएट विल फॉर्म एन इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट जो होता है इट इज़ हाईली अनस्टेबल। ठीक है, सो ये इंटरमीडिएट जो बना है आइदर इट विल डिकम्पोज, ये या तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, वैसे आपकी बुक में भी है, आप अपनी बुक से भी लिख सकते हैं। सो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो इंटरमीडिएट है विल डिकम्पोजेस, या तो वो डिकम्पोज हो जाएगा और इट विल react with other reactant। to form product। ठीक है, वो दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा एंड द कैटालिस्ट इज रीजनरेटेड। और वापस से वो क्या हो जाएगा, फिर से रीजनरेट हो जाएगा। कैसे, एक एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है SO2 का ऑक्सीडेशन। SO2 जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसके प्रेजेंस में हो रहा है, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड के, और क्या बन रहा है, SO3 बन रहा है। ठीक है, ये तो हमने सिंगल स्टेप में लिख दिया, बट एक्चुअल में क्या होता है, सबसे पहले ये जो NO है, ठीक है, जो कैटालिस्ट है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ये स्टेप 1 है। ठीक है, ये मैं स्टेप्स बता रही हूँ कि रियल में कैसे होता है, ये रिएक्शन कैसे होता है। ओके, दिस इज़ द रिएक्शन, बट ये एक्चुअल में होता कैसे है, सबसे पहले जो NO है वो O2 के साथ रिएक्ट करता है और एक इंटरमीडिएट बना लेता है NO2। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये जो NO2 है फिर ये SO2 के साथ रिएक्ट करता है और SO3 बनाता है और फिर से NO क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। देखो NO ने रिएक्शन किया था, NO2 बनाया था, बट आखिरी जब सेकेंड स्टेप में फिर से हमको NO क्या मिल गया, वापस मिल गया। ठीक है, तो अगर मैं इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखूं तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा, अब देखो ये NO2 और ये NO2 कैंसिल हो जाएगा, ये NO और ये NO कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। ठीक है, सो फाइनली क्या हो रहा है, जो NO यूज़ हुआ था, है ना, पहले स्टेप में जो NO यूज़ हुआ था वो सेकेंड स्टेप में हमको वापस से मिल गया कैटलिस्ट।
सो NO जो है, जो कैटलिस्ट है, वो रिएक्शन में पार्ट तो ले रहा है बट आखिरी में फिर से वो क्या हो जा रहा है, रीजनरेट हो जा रहा है। सो इससे क्या हो गया, एक डिफरेंट पाथ मिल गया कि पहले जो है O2 NO के साथ रिएक्ट करेगा, NO2 बनाएगा, ये बहुत ही फास्ट होता है ये रिएक्शन। उसके बाद ये जो सेकेंड रिएक्शन ये भी बहुत ही फास्ट होता है, बट अगर आप सिंपल बिना NO के प्रेजेंस में कराएंगे तो ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होगा, बट क्योंकि हम NO ले रहे हैं तो ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगा और हमको जल्दी से क्या मिल जाएगा, SO3 मिल जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से रिएक्शन 2 स्टेप्स में होंगे। पहले एक इंटरमीडिएट बनता है, फिर इंटरमीडिएट या तो डिकम्पोज हो जाता है या दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा और फाइनली क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा और खुद क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ। इस तरीके से होमोजीनियस जो कैटालिस्ट होता है, कैटालिसिस होता है, उसका ये मैकेनिज्म है। सो क्लियर हुआ क्या हो रहा है यहाँ पर। जो कैटालिस्ट है, जो यहाँ पर जो कैटालिस्ट है वो पहले एक रिएक्टेंट के साथ कंबाइन हो रहा है और इंटरमीडिएट बनाता है, फिर जो इंटरमीडिएट है या तो डिकम्पोज हो जाएगा या दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा और खुद फिर से क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये ऐसा स्टेप्स में होता है। सो दिस इज़ अबाउट होमोजेनस कैटालिसिस। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हेट्रोजेनस कैटालिसिस के बारे में। दूसरा जो टाइप है कैटालिसिस का, इट इज़ अ हेट्रोजेनस कैटालिसिस। उसमें क्या होगा, हेट्रोजेनस कैटालिसिस में उसमें जो रिएक्टेंट है और जो कैटालिस्ट है दे शुड बी इन डिफरेंट फेज। ओके, तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल है SO2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। तो SO2 जो रिएक्टेंट है इट इज़ इन द गैशियस फेज, जो प्लेटिनम है कैटालिस्ट वो है सॉलिड स्टेट में। तो इसलिए ये क्या है, हेट्रोजीनस कैटालिसिस है, बिकॉज द रिएक्टेंट एंड प्लेटिनम आर इन द डिफरेंट फेज। सिमिलरली हेबर प्रोसेस जो होता है उसमें भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो गैशियस फॉर्म में होते हैं, पर जो हमारा कैटालिस्ट है आयरन, इट इज़ इन दी सॉलिड स्टेट। ठीक है, सो अगेन ये क्या है, एक हेट्रोजेनस कैटालिसिस है। ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस में देखो अमोनिया किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। दे बोथ आर इन दी गैशियस स्टेट, बट जो प्लेटिनम है जो कैटालिस्ट है इट इज़ इन दी सॉलिड स्टेट। तो क्या हो गया, ये रिएक्शन भी हेट्रोजेनस कैटालिसिस का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, देन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल का जब हाइड्रोजनेशन होता है, सो हियर यू कैन सी जो ऑयल है वो लिक्विड फॉर्म में है, जबकि हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट गैशियस फॉर्म में है, और जो हमारा कैटालिस्ट है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। तो सब अलग अलग फॉर्म में है। सो अगेन दिस इज़ क्या है, एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनस कैटालिसिस, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं और जो कैटालिस्ट है दे आर इन डिफरेंट फेज। तो ये क्या होगा, हेट्रोजेनस कैटालिसिस। सो बस इतना ही था। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है इट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजेनस कैटालिसिस। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजेनस कैटालिसिस। ठीक है, मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी, इससे पहले सिंपल एब्जॉर्प्शन थ्योरी आई थी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो ओल्ड एब्जॉर्प्शन थ्योरी है वो कैटालिसिस का वो हम नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ द हेट्रोजेनस कैटालिसिस। ठीक है, मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजेनस कैटालिसिस, इट इज़ अ थ्योरी। ओके, तो क्या है इस थ्योरी में, 5 स्टेप्स हैं इस मैकेनिज्म में। ठीक है, 5 स्टेप्स हैं। पहला डिफ्यूजन, एड्जॉर्प्शन, ऑकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट, डिफ्यूजन। ठीक है, ये 5 प्रोसेस होते हैं इस थ्योरी में। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, सिर्फ प्रोसेसेस के नाम लिखे हैं। जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो पूरा इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैडम ने लिख दिया था बोर्ड में ऐसे ही तो हम भी ऐसे लिख लेंगे। ये मैंने आपको बोर्ड में लिखा है, पर मैं आपको एक एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में भी अगर आएगा कि मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी क्या है, तो आपको एक एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है कि रियल में क्या हो रहा है। ओके, पर आपको नाम याद रखना है कि पहले क्या होता है, डिफ्यूजन, देन एब्जॉर्प्शन, फिर केमिकल रिएक्शन होता है, फिर डिसॉर्प्शन होता है, देन अगेन जो प्रोडक्ट बना है इट विल डिफ्यूज्ड अवे फ्रॉम दी कैटालिस्ट सरफेस, उससे दूर चले जाते हैं। तो ये 5 प्रोसेस होता है, इन्हीं 5 प्रोसेस के बारे में आपको एग्जाम में लिखना होगा। ठीक है, सो पहला है डिफ्यूजन। क्या होगा डिफ्यूजन प्रोसेस में, जो रिएक्टेंट्स हैं दे विल डिफ्यूज टू दी सरफेस ऑफ दी
कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट का सरफेस है उस पर आके डिफ्यूज़ होंगे, मतलब उसकी तरफ आएंगे, ठीक है। डिफ्यूज़ होने के बाद क्या होंगे, उनका एड्जॉर्प्शन हो जाएगा कैटलिस्ट के सरफेस पे। सो यहाँ पर हो रहा है जो एड्जॉर्प्शन हो रहा है, जो रिएक्टेंट्स हैं उनका क्या हो रहा है, एड्जॉर्प्शन। तो आप लिख सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। यहाँ पर डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन के बाद क्या हुआ, एड्जॉर्प्शन हुआ, दे गेट एड्जॉर्ब बाय द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। यहाँ पर उनका क्या हो गया है, एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ ये अभी एड्जॉर्प्शन हुआ ए और बी का, है ना, केमिजॉर्प्शन हुआ है यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों ए और बी आपस में रिएक्ट करके फिर से क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। यहाँ ए और बी आपस में रिएक्ट करके क्या बना लिए, एक बॉन्ड बना लिए जो एक इंटरमीडिएट है। अब क्या होगा, अब होगा डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन क्या होता है, एड्जॉर्प्शन का उल्टा। डिसॉर्प्शन मतलब रिमूवल ऑफ द एड्जॉर्बेट, जो एड्जॉर्बेट है उसका रिमूव होगा। तो यहाँ पर एड्जॉर्बेट क्या थे, ए और बी, अब उनका रिमूवल होगा। सो यहाँ पर ए और बी हटके अलग हो जाएंगे, ठीक है। ए और बी यहाँ अलग हो गया और हमको क्या मिल गया, प्रोडक्ट। और फिर से हमको एज इट इज़ जो कैटलिस्ट हमने पहले लिया था वही कैटलिस्ट हमको बाद में मिल गया, ठीक है। सो ये 4-5 जो प्रोसेस हैं वो होते हैं, समझ में आ गया ना। पहले क्या हुआ है, डिफ्यूजन, जो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। ए और बी क्या थे, हमारे रिएक्टेंट्स। तो ए और बी रिएक्टेंट्स जो हैं उनका डिफ्यूजन हुआ कैटलिस्ट के सरफेस पे, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे डिफ्यूजन होगा उसके बाद दे गेट एड्जॉर्ब बाय दी कैटलिस्ट, फिर कैटलिस्ट उनको एड्जॉर्ब कर लेगा। एड्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। ए और बी जो है आपस में रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट फॉर्म कर लेंगे। अब इंटरमीडिएट फॉर्म कर लेंगे, सो दिस इंटरमीडिएट इट्स वेरी अनस्टेबल। तो अब इनका क्या होगा, डिसॉर्प्शन। यहाँ से ये दोनों रिमूव हो जाएंगे ए और बी, और हमको फाइनली क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा और कैटलिस्ट फिर से मिल जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट है इट विल डिफ्यूज अवे फ्रॉम दी कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट से दूर चले जाएंगे, ठीक है। अब जैसे डिसॉर्प्शन जैसे ही होता है, ए और बी अलग हो गए, तो अब यहाँ पर दूसरे रिएक्टेंट आके क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब हो सकते हैं, है ना। सो डिसॉर्प्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है, डिसॉर्प्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो है सरफेस जो है दूसरे रिएक्टेंट के लिए क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए। जैसे ही ए और बी यहाँ से हटेंगे, इसकी देखो यहाँ पर फिर से ये इट इज़ रेडी टू एब्जॉर्ब अनदर रिएक्टेंट, है ना। पहले ये दिस एरिया वॉज कैप्चर्ड बाय दी ए एंड बी, अभी यहाँ से डिसॉर्ब हो गए हैं, तो क्या हो गया, ये सरफेस अवेलेबल है एड्जॉर्प्शन के लिए। तो अब दूसरे रिएक्टेंट आके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एड्जॉर्ब्ड हो जाएंगे। तो एग्जाम में आता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द डिसॉर्प्शन प्रोसेस। डिसॉर्प्शन प्रोसेस क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि जो है जो सरफेस है इट विल बी अवेलेबल फॉर दी अदर रिएक्टेंट, ठीक है, ताकि सरफेस जो है कैटलिस्ट का सरफेस है वो दूसरे रिएक्टेंट के लिए अवेलेबल हो सके। सो क्लियर हुआ मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन, क्या क्या हो रहा है। एड्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस क्लियर हुआ। फर्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, देन द एड्जॉर्प्शन, देन केमिकल रिएक्शन, डिसॉर्प्शन, एंड दिस द प्रोडक्ट विल बी डिफ्यूज्ड अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। डिसॉर्प्शन का इंपॉर्टेंट क्या है, सो दैट द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट विल बी अवेलेबल फॉर द अदर रिएक्टेंट्स, ओके, टू गेट एड्जॉर्ब्ड। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस, ठीक है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो थ्योरी है इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ प्रमोटर्स एंड पॉइजन। ये जो थ्योरी है इससे हम प्रमोटर्स और पॉइजन के जो एक्टिविटी है उसको इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। बस सिंपल जो कैटालिस्ट है उसकी जो थ्योरी है, किस तरीके से मैकेनिज्म हो रहा है, वो तो हम इससे बता सकते हैं कि भाई ऐसा 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 हो रहा है करके। बट अगर हम चाहें कि इसमें प्रमोटर कहाँ से आएगा, अगर प्रमोटर हमने यूज़ किया तो उसका क्या काम होगा यहाँ पर, वो इस थ्योरी ने नहीं बताया। अगर हमने पॉइजन यूज़ किया तो कैसे होगा, उसकी भी बारे में ये जानकारी इस जो थ्योरी है उसने नहीं दी, ठीक है। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट, ठीक है। आप अपनी बुक निकाल लेंगे। इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट, तो दो इम्पॉर्टेंट फीचर हैं, फर्स्ट इज़ एक्टिविटी, सेकेंड इज सेलेक्टिविटी। एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी। तो सेलेक्टिविटी के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो कैटालिस्ट हैं दे आर हाईली सेलेक्टिबल इन नेचर।
हो सकता है एक केमिकल रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है उसका दूसरे केमिकल रिएक्शन में कोई यूज़ ही ना हो, ठीक है। और एक ही केमिकल रिएक्शन में हम अलग अलग कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो हमको अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये होता है सेलेक्टिविटी। The selectivity of a catalyst is its ability to direct a reaction to yield a particular product selectively, है ना। हर एक कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा। उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपकी बुक में दिया है सेलेक्टिविटी का, तो चलो उसको देखते हैं। सो इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। सॉलिड कैटलिस्ट के क्या क्या फीचर्स हैं? सो फर्स्ट है सेलेक्टिविटी। ये बहुत ही हाईली सेलेक्टिव होते हैं और अकॉर्डिंग टू द कैटलिस्ट हमको अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। जैसे सेम रिएक्शन है, जो रिएक्टेंट है वो सेम है, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2, ठीक है। बट हम जब अलग अलग कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो हमको अलग अलग क्या मिल रहे हैं? प्रोडक्ट मिल रहे हैं। जब हम निकल यूज़ करते हैं तो हमको मीथेन मिलता है। जब हम कॉपर और ZnO यूज़ करते हैं तो हमको मिथेनॉल मिलता है। जब हम सिर्फ कॉपर यूज़ करते हैं तो हमको क्या मिलता है? मेथेनॉल मिलता है। सो देख सकते हैं कि जो कैटलिस्ट हैं वो हमको अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं अगर हम अलग अलग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं सेम रिएक्टेंट्स के लिए। तो दे आर हाईली सेलेक्टिव, सेलेक्टिविटी होती है, ठीक है, जो कैटलिस्ट होते हैं उसमें। दूसरा है उनकी एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द केमिकल रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन को उसकी एक्टिविटी को क्या है? एबिलिटी टू इंक्रीज द केमिकल रिएक्शन मीन्स केमिकल रिएक्शन को किस रेट से इंक्रीज़ करते हैं। वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं या उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे जो ग्रुप नंबर 9 है और ग्रुप नंबर 7 है, ग्रुप नंबर 7 to 9 के जो एलिमेंट्स हैं दे आर हाईली एक्टिव मेटल्स, है ना। उनकी रिएक्टिविटी, एक्टिव मेटल्स तो नहीं बोलना चाहिए, उनकी एक्टिविटी एज अ कैटलिस्ट बहुत अच्छी होती है। जैसे प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, निकल हो गया, तो दे आर वेरी उनकी एक्टिविटी एज अ कैटलिस्ट क्या होती है? ज़्यादा होती है। सो हमको एज अ कैटलिस्ट ऐसा चुनना चाहिए जिसका जो केमिकल रिएक्शन की जो रेट को बहुत ज़्यादा क्या कर दे? इंक्रीज़ कर दे, ठीक है। अब देखो अगर हमारा जो कैटलिस्ट है अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है ना, वो बहुत ही स्ट्रांगली एड्जॉर्ब कर लेता है रिएक्टेंट्स को, है ना। अगर उसने बहुत ही स्ट्रांगली एड्जॉर्ब कर लिया रिएक्टेंट्स को तो क्या होगा? अब ये डिसॉर्प्शन ही नहीं हो पाएगा। डिसॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो दूसरे रिएक्टेंट को यहाँ पर एड्जॉर्ब होने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, ठीक है। सो जो हमारा कैटलिस्ट है वो इतना स्ट्रांगली भी रिएक्टेंट को एड्जॉर्ब नहीं करना चाहिए कि वो उसको डिसॉल्व ही ना कर पाए और जो सरफेस है वो किसी और रिएक्टेंट के लिए मिले ही ना, और इतना लूजली भी नहीं होना चाहिए, एक रीजनेबल स्ट्रांगली उसको एड्जॉर्ब होना चाहिए, ठीक है। तभी क्या होगा? ये यहाँ से हटेगा, डिसॉर्प्शन होगा और द सरफेस विल बी अवेलेबल फॉर अदर रिएक्टेंट टू गेट एड्जॉर्ब्ड। सो उसकी एक्टिविटी इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है, कैटलिस्ट की। सो दीज आर द 2 फीचर्स ऑफ द सॉलिड कैटलिस्ट, सेलेक्टिविटी एंड एक्टिविटी, ठीक है। जैसे कि जो हाइड्रोजन है और वाटर है, अगर आप दोनों को एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, H2 और O2 है, आप दोनों को एक ही कंटेनर में डालकर सदियों तक रख लो, ये दोनों रिएक्शन नहीं करेंगे। बट एक छोटा सा प्लेटिनम वायर यूज़ करते हैं तो बहुत ही एक्सप्लोजिव वे से इनका रिएक्शन होता है और क्या बनाते हैं? ये वाटर बनाते हैं, ठीक है। अगर आपने द मार्शियन मूवी देखी होगी तो उसमें जो प्रोटैगनिस्ट है, मेन जो लीड है, वो इसी तरीके से वाटर बनाता है। वो मार्स में फंस जाता है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेके प्लेटिनम वायर से यूज़ करके वो वाटर बनाता है। पहली बार में वो फेल हो जाता है, बहुत भयानक एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही एक्सप्लोजिव प्रोसेस है। पर बाद में क्या होता है कि फिर उसको वो कंट्रोल्ड मैनर में करना सीख जाता है और इस तरीके से वो क्या बनाता है? पानी बनाता है अपने लिए, अपने पेड़ों के लिए, ठीक है। सो दीज आर द फीचर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम कैटलिसिस, ठीक है, और कैटलिस्ट इन इंडस्ट्री। ये 2 टॉपिक जो है वो अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में कोई डाउट हो, लेट मी नो। दिस टॉपिक इज़ प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक, थ्योरी क्वेश्चंस ही आते हैं इससे, ओके। देन पढ़िए और बुक से पढ़िए,
जितना भी मैंने अभी पढ़ाया है ना, सब कुछ बुक में दिया है, आपकी बुक में बहुत अच्छे से नोट्स की तरह ही दिया हुआ है, कुछ भी बेकार की बातें नहीं लिखी है बुक में, टू द पॉइंट लिखा हुआ है। तो आप अपनी बुक का यूज़ करके ये नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ओके देन, बाय, थैंक यू।